डियर स्टूडेंट्स, रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल भारत लोक और अर्थव्यवस्था पाठ 6 जल संसाधन का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका घ आंसर सही होगा, चक्रीय संसाधन। जल संसाधन एक चक्रीय संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसका एक बार प्रयोग करने पर बार बार प्रयोग किया जा सके या जिसका पुनर्चक्रण संभव है, उसे नवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति भौम जल संसाधन है? इसका ग आंसर सही होगा, गंगा नदी। गंगा नदी में 170% पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है। ब्रह्मपुत्र नदी में 26.55% है। सिंधु नदी में 26.49% है। गोदावरी नदी में 40.65% है। तीसरा प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? इसका ख आंसर सही होगा, 3000। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? क आंसर सही होगा, तमिलनाडु। पांचवा प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? इसका क आंसर सही होगा, सिंचाई। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दे। पहला प्रश्न है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निष्कर्षण से प्रदूषित होता जा रहा है और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है और विस्तृत क्षेत्र बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित है। लाखों क्यूसिक जल बिना उपयोग के समुद्र में बहकर चला जाता है। अंतर्राज्यीय तथा अंतर्देशीय विवादों से जल के बंटवारे की समस्या खड़ी कर दी है। दूसरा प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु राज्यों में भौम जल विकास सबसे अधिक इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन राज्यों में कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों से हुआ था। साथ ही भौम जल की मात्रा भी इन राज्यों में सर्वाधिक है। तीसरा प्रश्न है, देश में कुल उपयोग के लिए जल में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? उत्तर देख लेते हैं इसका। धीरे धीरे ही सही भारत में औद्योगिकरण का स्तर बढ़ रहा है तथा कृषि क्षेत्र
कम हो रहा है। नगरों के समीप की भूमि पर कृषि के अलावा अनेक आर्थिक गतिविधियों में भूमि उपयोग बढ़ने से कृषि भूमि सिकुड़ रही है तथा भविष्य में जल का उपयोग भी कृषि की अपेक्षा अन्य आर्थिक गतिविधियों में बढ़ने की संभावना है। चौथा प्रश्न है, लोगों पर संदूषित जल या गंदे पानी के उपभोग के क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में 1/4 संक्रमण रोग जल जनित है। संदूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं अतिसार, पीलिया, हैजा, रोहा, आंत के कृमि आदि है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताएं। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का 2.45% जल संसाधनों का 4%, जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों और उसकी सहायक नदियों की संख्या 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। भारतवर्ष में अत्यधिक स्थानिक विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम संकेंद्रित है। भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराकर नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है और ये नदियां देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है, जिनमें कुल धरातलीय जल का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी संभव नहीं हो सका है। भारत के नदी तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालयी नदियाँ में दक्षिण नदियाँ हैं, तीसरा तटीय नदियाँ, चौथा अंतःस्थलीय जल प्रवाह वाली नदियाँ। दूसरा प्रश्न है, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं।
इससे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाएं। इसका उत्तर देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद। हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी की कमी थी। केंद्र सरकार ने सतलुज नदी से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई, लेकिन पंजाब के लोगों ने सरकार को अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने भी हरियाणा के पक्ष में फैसला किया था। फिर भी पंजाब हरियाणा को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने को राजी नहीं हुआ, और जिससे दोनों राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया। अंतर्राज्यीय जल विवाद किसे कहते हैं, समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों में जल उपयोग को लेकर होने वाले विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। दूसरा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद भी इस तरह का विवाद था, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया था। इसके चलते तमिलनाडु चुनाव में राजनीतिक दलों ने इसका काफ़ी लाभ उठाया। तीसरा है पीने के पानी को लेकर विवाद। साफ अथवा पीने के पानी को लेकर समय समय पर विभिन्न राज्यों के बीच विवाद देखे जा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिल्ली राज्य को निर्धारित मात्रा से कम पानी उपलब्ध कराने का विवाद इत्यादि। इतना ही नहीं, नदियों का प्रदूषित पानी भी समाज में अनेक समस्याएं पैदा करता है। तीसरा प्रश्न है जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या आप सोचते हैं कि यह सतत संपोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? सबसे पहले समझ लेते हैं सतत एवं संपोषणीय विकास क्या है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही सतत विकास है। जल संभर प्रबंधन का संबंध मुख्य रूप से धरातलीय तथा भौम जल संसाधनों के कुशल एवं दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते वर्षा जल को विभिन्न विधियों द्वारा रोककर अंतःस्रवण, तालाब, पुनः भरण तथा कुआओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण करना शामिल है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों और समाज की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई है। जैसे हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संभर विधि से जल का संरक्षण करना है। यह परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। दूसरा है नीरू मीरू जल और आप। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में तथा अरवारी पानी संसद अरवल राजस्थान में लोगों के सहयोग से चलाई जा रहे हैं, जिनमें जल संग्रहण के लिए संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई की गई है तथा रोक बांध बनाए गए हैं। तीसरा है तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना का निर्माण आवश्यक बना दिया गया है। चौथा है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रौलेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक जीवंत उदाहरण है। देश में लोगों को जल संभर विकास प्रबंधन के लाभों को
बताकर उनमें जागरूकता पैदा करके जल की उपलब्धता को सतत संपोषणीय विकास से जोड़ा जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।